कि सर 25 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, आखिर केमिस्ट्री की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे। तो स्टूडेंट बस आज रात केमिस्ट्री का ये वायरल पेपर देख लो, हम आपको केमिस्ट्री में 70 में 65 प्लस दिलाएंगे। तो स्टूडेंट 25 फरवरी को आपके केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है, मतलब आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता और आपको जाना है बोर्ड एग्जाम देने। तो बिल्कुल टेंशन मत लो स्टूडेंट, थोड़ा सा समय निकाल कर सिर्फ ये वायरल पेपर पूरा तैयार कर लो, आप 70 में 70 करके आओगे। जब भी पेपर कुछ ही घंटों बचता है ना, मैं ऐसा ही वायरल पेपर हर साल बच्चों को देता हूं। लाखों बच्चे ऐसा ही पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं और 70 में 70 करके आते हैं और उनको 55, 60, 63, 64 मिलते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे रोल नंबर डाल देना, यहां पे नाम डाल देना। ये 25 फरवरी केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर है, पेपर कोड है 347 SG। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला ना, मैंने इस पूरे 70 नंबर के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है और पूरे सॉल्यूशन के साथ ये पेपर बताऊंगा। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है भैया। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, ये सब मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं है। अरे ये वायरल पेपर देखो, जब रिजल्ट आएगा ना आपके क्लास के केमिस्ट्री का, सबसे तेज बच्चा आपसे पूछेगा भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। नोट दिया गया कि 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, सभी प्रश्न आपको करना है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन की बात हो ना, कैलकुलेशन आपको करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भैया ये केमिस्ट्री है, कहीं कहीं आपको केमिकल रिएक्शंस भी देना होगा, तो ये सब हम करेंगे। अब चलिए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सिर्फ इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दें। साथ में आप लोग कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, 70 में 70 करके आओगे 25 को। तो देखो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, कुल 6 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेंगे। मतलब आप खुद ही देख लो, का खा गा, उसके बाद में घा अंगा चा, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। का निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। बताओ इसमें से कौन सा है जो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, मतलब अणुओं की संख्या पर वो निर्भर नहीं करता। वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव या पराशरण दाब। अरे भैया बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर दो आप लोग, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, मतलब ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग विलयन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने सारे टॉपिक पढ़ा, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं पढ़े होंगे, बाकी आप तीनों टॉपिक पढ़े होंगे। ठीक है, चलो खा वाला क्वेश्चन देखो भैया। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल सेकेंड इनवर्स। भैया तीसरा ऑप्शन सही होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चूंकि हमें पूरा पेपर करना है सॉल्व, तो थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे भैया। आप लोग समझते चलो, समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। चाहो तो यही समय सोने में गुजार दो, चाहो सोना बना दो, आपके ऊपर है। गा रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान हो। क्या रंगीन आयनों का निर्माण कब संभव होगा, जब यौगिक में क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, या इनमें से कोई नहीं। भैया आंख बंद करके टिक करो दूसरा ऑप्शन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव होगा जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनका जोड़ा नहीं होगा। ठीक है,
घा वाला देखो, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। जब यह प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा? फास्जीन, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड? भैया इसका राइट आंसर जो होगा ना, बिल्कुल सिंपल है, फास्जीन बनाता है, जो कि एक अत्यंत विषैली गैस है। जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है तो फास्जीन बनाता है। अंगा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा वाड़ी। अंगा काइनेज अभिक्रिया प्रदर्शित करता है कौन सा यौगिक? बेंजोइक अम्ल, टॉलुइन, बेंजाल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल? भैया राइट आंसर हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, C6H5CHO। ये जो है काइनेजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ये चा। एस्कॉर्बिक अम्ल है क्या है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या विटामिन? भैया विटामिन है, विटामिन डी का, सॉरी विटामिन सी का ही तो नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, रासायनिक नाम। तो 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, एक नंबर के 6 नंबर कंप्लीट। टेंशन बिल्कुल मत लेना भैया, अगर हम आपके साथ है ना 70 में 70 करवा के पेपर आएंगे, सिर्फ आप चलते रहो हमारे साथ कदम से कदम मिला के। दूसरे का देखो, कोलरोस के नियम, कोलरोस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग लिखिए। भैया ये नियम मैं कई बार बता चुका हूं, केमिस्ट्री में जितने भी नियम हो सारे नियम आपको पढ़ना ही पढ़ना है भैया, नियम वाला नंबर फिक्स होता है, सारे नियम पढ़ लेना, ध्यान रखना। तो कोलरोस का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तरुता पर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका विद्युत अपघटन जब हम लोग करते हैं तो ये टूटता है H+ में और +Cl- आयन में। अब जो विद्युत अपघट्ट है HCl, इसकी जो अनंत तनुता पर चालकता होगी, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट m, ठीक है, HCl, यानी कि HCl की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी? इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट H+ और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, इसके बराबर होगी, ठीक है। यही आपका है मेरे भाई कोलरोस का नियम। एकदम हलवा वाला टॉपिक है, सिर्फ आपको ऐसे समझ लेना है कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता। देखो हमने HCl एक विद्युत अपघट्ट ले लिया, इसका अनंत तनुता पर मोलर चालकता, देखो लैम्डा m का मतलब मोलर चालकता, इनफाइनाइट लिखा है मतलब अनंत तनुता पर, जो इसकी चालकता होगी इसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट H+ और लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। चूंकि HCl जो है H+ और Cl- आयन में टूटता है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, तो इसी के मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। नोट कर लो मेरे भाई, इस नियम को मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखो अनुप्रयोग इसका समझ लो, ऊपर बढ़िया सा एक हेडिंग डाल देना, अनुप्रयोग या कोलरोस के नियम के अनुप्रयोग भी हेडिंग आप डाल सकते हो। सबसे पहला उपयोग किया जाता है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में कोलरोस के नियम का यूज करते हैं। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी इसका यूज करते हैं। बस हो गया, 2 अनुप्रयोग है मेरे भाई। आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन खा। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता निकालिए भैया। सोडियम का अणुभार 23, क्लोरीन का 35.5। चलो इसको भी जल्दी जल्दी हम लोग कर देते हैं भाई, मतलब समझा के करेंगे, इतनी भी जल्दी नहीं है। ये देखो भाई 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया। अरे भैया जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में विलय होता है, तो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है ये विलय है और 250 ग्राम जल जो है ये विलायक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलय का भार, ध्यान से समझो, विलय का भार, ठीक है, ये हमें दिया गया है, बस ऐसे समझते रहो। विलय का भार जो हमें दिया गया, ये दिया गया बच्चों 14.625 ग्राम, ठीक है, और विलय हमारा जो है ना वो सोडियम क्लोराइड है, तो आप ब्रैकेट में सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ऐसे विलय का अणुभार भी देख लो, विलय, और विलय के बाद ऐसे ब्रैकेट में लिख देना NaCl, इसका अणुभार,
अब अणुभार भी हमें दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है समझ लो, मतलब इसका अणुभार कितना होगा देखो, सोडियम का 23 हो जाएगा और क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दो तो 58.5 हो जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, अब विलायक का भी भार हमें दिया गया देखो 250 ग्राम, तो विलायक का भार जो जो दिया गया उसको लिखो मेरे भाई, विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार जो हमें दिया गया है वो दिया गया है बच्चों 250 ग्राम, कितना 250 ग्राम। इसको पहले किलोग्राम में बदलो तो बहुत आसान है, देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 250 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, अब ये किलोग्राम आ जाएगा, क्या किलोग्राम। ठीक है, तो यही इसको अगर हम 250 ग्राम को किलोग्राम में लिखे तो 0.25 किलोग्राम, इसको मैं हटा देता हूं और इसके जगह पर हम यही लिख देते हैं 0.25 किलोग्राम। ये हमारा है विलेय का अणुभार, सॉरी विलायक का भार। ठीक है, अब अगली चीज देख लो ध्यान से, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, मोललता निकालनी है, लेकिन इसके लिए देखो हम यहां पे लिख देते हैं मोललता। मोललता हमें निकालनी है। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखो यहां पे एक काम करेंगे हम लोग भैया, सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालो। ठीक है, यहां पे हम लोग निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार। ठीक है, और इसको विलेय के अणुभार से डिवाइड कर दो, किससे, विलेय के अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, इनको हम डिवाइड कर देंगे तो विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। देखो विलेय का भार कितना है वो उधर देखो, विलेय का भार है 14.625 और अपान विलेय का अणुभार है 58.5। जब इसको कट करोगे ना तो 14 चौका 56, लगभग 1/4 आएगा, और 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, यानी कि इसको कट करोगे तब। तो विलेय के मोलों की संख्या आ गई 0.25 मोल। ठीक है, तो हमें अब दो चीज याद रखना है, देखो जगह है नहीं तो दो चीज आप लोग याद रखिएगा। देखो हमें दिया गया है विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाल ली और विलायक का भार भी हमने निकाल लिया, ये भी 0.25 मोल है विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक का भार भी 0.25 किलोग्राम है। अब हम मोललता निकाल लेंगे, उसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम निकाल लेंगे भैया विलयन की मोललता। मोललता लिख दो या विलयन की मोललता भी लिख सकते हो, विलयन की मोललता। ठीक है, तो विलयन की मोललता बराबर होता है, देखो ध्यान से, विलेय के मोलों की संख्या, फॉर्मूला होता है भैया विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अपान विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार जो है ये केजी में है, मतलब किलोग्राम में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भैया विलयन की मोललता का। अब देखो विलेय के मोलों की संख्या हमारा 0.25 था और विलायक का भार भी 0.25 था, कट जाएगा दोनों, 1 आएगा, यानी कि हमारी मोललता फाइनली आ गई। ठीक है, या ऐसे ही लिख सकते हैं मोललता। मोललता बराबर हमारी आ गई भैया 1 आएगा। कितना आंसर आ गया है 1, तो 1 और इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 मोल प्रति किलोग्राम, बस हो गया। तो हमें कुछ करना नहीं था, विलेय का भार विलेय का अणुभार दिया गया था भैया, हमने विलेय के मोलों की संख्या निकाल ली, भार बता अणुभार। विलायक का भार हमें दिया गया था किलोग्राम में, ग्राम में दिया गया था, किलोग्राम में मैंने बताया तो 0.25 आया। बाकी विलयन की मोललता का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, फाइनली मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम आ गई। नोट कर लो इसको।
बाकी आप समझ गए होंगे भाई, आसान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गा वाला। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? तो इसका भी एक रीजन है, ये देखो भैया गा। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। पहला रीजन हमारा है, एक एक रीजन को बस समझ लो। धातु आयनों का छोटा आकार इसमें होता है, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है, लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त द्विकक्षक की प्राप्यता होती है। यही 3 रीजन है भैया कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन और है, फिर ये 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। लिगैंड क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ना ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर के, 8 नंबर आपका कंप्लीट। अभी 8 नंबर का और होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल 16 नंबर का आता है। लेकिन थोड़ा सा लिगैंड के बारे में समझ लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो भैया लिगैंड, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी हो, लिगैंड कहलाती है। जैसे मैंने बताया था आपको K4 FeCN6, ठीक है, K4 FeCN6। अब इसमें देखिए क्या है, ध्यान से, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, ये हमारा है। अब इससे अस्थायी रूप से कौन जुड़ा है भैया, ये Cn हमारा जुड़ा है, तो यही होगा लिगैंड। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी हो, लिगैंड कहलाती है। तो हमारा Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, इससे अस्थायी रूप से Cn जुड़ा है, ये लिगैंड होगा। Cn जो होगा Cn- के रूप में होगा, Fe जो हमारा है वो Fe2+ के रूप में होगा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा लिगैंड। कौन, Cn-, ठीक है, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु से अस्थायी रूप से जुड़ी हो, लिगैंड कहलाती है। ये डेफिनेशन याद रखना भैया, परिभाषा यही लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन लेना ही मत। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्वेश्चन और रहेंगे अभी हमारे, ये देखो तीसरे का समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। देखो, एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, इसका भी आंसर जान लेते हैं। टेंशन मत लेना, टाइम भले ही लग जाए लेकिन हम सारे क्वेश्चन का आंसर भी समझेंगे। देखो, एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, किसकी मात्रा कम है, 2.5 की, तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझो मेरे भाई, थोड़ा सा ऊपर कर दें और हाँ चलो, ये हो जाएगा हमारा विलेय का भार जो हमारा दिया गया भैया, इसको स्मॉल w से डिनोट करेंगे। ये हमें दिया गया, बहुत ध्यान से समझना तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। 2.5 ग्राम दिया गया है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। विलायक 100 ग्राम बेंजीन है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, तो विलायक का भी भार दिया गया है। सारी चीजें लिखो, विलायक का भार, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ये हमें दिया गया है भैया कितना, देखो 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझो। क्वथनांक में उन्नयन, वृद्धि का मतलब उन्नयन, तो यहां पे लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। किससे, डेल्टा TB से। ये हमें दिया गया भैया कितना, 0.4 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दिया गया है। उसके बाद में हमें यहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है। देखो यहां पे लिख देंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम लोग डिनोट करते हैं KB से। ये भी हमें दिया गया भैया कितना, 2.67, ये देखो दिया है। पदार्थ का अणुभार आपको निकालना है, तो यहां से निकाल लेंगे भैया पदार्थ का अणुभार। बहुत आसान है मेरे भाई,
अनुभार को हम लोग m से डिनोट करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग निकाल लेते हैं भाई। कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। चलो इसको ऐसे हम लोग थोड़ा सा साइड में करेंगे और हम फॉर्मूला डायरेक्ट अनुभार का ही लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अनुभार का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा m बराबर हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w, ठीक है, अपान डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? अरे मैंने आपको बताया था कि डेल्टा TB, देखो इसको इधर लेकर चले जाओ, डेल्टा TB बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W होता है। मैं क्या किया हूं कि डेल्टा TB को इसके नीचे लेकर आ गया, m को उधर लेकर चला गया, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी पर वैल्यूज को रख दो, आंसर आ जाएगा। m बराबर हमारा हो जाएगा, देखो 1000 तो ऐसे ही रहेगा भाई, इसको ऐसे रहने देंगे। KB की वैल्यू कितनी है? KB की 2.67 है और स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? 2.5 है। ठीक है, अपान डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है भैया? 0.4 है और गुणे कैपिटल W की 100 है। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे m बराबर, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, 1000 का 2.67, देखो इसमें से 100 का गुणा 2.67 से करेंगे तो 267 आ जाएगा और गुणे 2.5 का 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1000 में से 10 बचेगा ना, तो ये 25 आ जाएगा, 25। ठीक है, और अपान 0.4 का 100 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। इसको गुणा करो भैया, तो 267 का गुणा हम 25 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6675। कितना? 6675 और अपान नीचे 40 है। इसको 6675 को 40 से भाग दे दो तो हमारा आएगा भैया 166.875 गुणा भाग आपको करना है। ठीक है, तो हमारा अनुभार जो यहां पे आ जाएगा फाइनल भैया, वो आ जाएगा 166.875। ठीक है, ग्राम प्रति मोल, बस यही हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। इसमें येलो कलर से है तो थोड़ा हो सकता है कम दिखे, बाकी विलेय भार दिया गया, विलेय का अनुभार दिया गया, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, पदार्थ का अनुभार हमें निकालना था। फॉर्मूला लगा दिया, गुणा भाग कर दिया, हमारा अनुभार आ गया 166.875 ग्राम प्रति मोल। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर खा वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नोट हो गया, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसी में खा वाला, देखो क्या है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। भैया चाहे फैराडे का नियम हो, चाहे हेनरी का नियम, चाहे राउल्ट का नियम, चाहे कोलरॉस का नियम, नियम जितने भी हैं सारे के सारे पढ़ लो। ठीक है, सारे के सारे नियम आप पढ़ लो, काम खत्म है। और साथ में नेम्ड रिएक्शंस जो है उसको भी पढ़ लेना, काम खत्म। ठीक है, तो फैराडे के आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, शुभम लेक्चरर। आपको मेरा दोनों नियम का वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, वो मैंने आपको अलग से पढ़ा रखा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना भैया, सारा सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूं। गा देखो, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा में से आधी मात्रा में वियोजित होने पर 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ज्यादा आसान है, तो थोड़ा सा मैं इसको चाहूंगा कि आपको बता दूं। मतलब आधी मात्रा में वियोजित होने का मतलब हमें T½ की वैल्यू दी गई है, T½ की वैल्यू दी गई है कितना? 60 मिनट, 60 मिनट हमें दिया गया है अर्धायु काल की वैल्यू। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, कुछ करना नहीं है। आप पहले T½ को 60 मिनट को सेकंड में बदल लो। T½ बराबर 60 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3600 सेकंड। कितना? हाँ, यहीं पे मैं नीचे लिख देता हूं, 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, मतलब इसी को हम लोग बदल देंगे। हमें निकालना है K की वैल्यू। क्या? K की वैल्यू निकालना है, वेग स्थिरांक। तो K बराबर होता है कितना भैया? अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे? 0.6932 अपान T½ मतलब प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है T½ के पदों में, वो यही होता है। ठीक है, अब इसी को साइड में लाकर निपटा देंगे, काम खत्म है। K बराबर हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 0.6932 अपान T½ की वैल्यू है 3600।
कितना 3600, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, मतलब आसान बना देंगे ऐसे करके। तो k बराबर हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऊपर जब 10 से गुणा करोगे 6 और 9 के बीच में दशमलव आ जाएगा, कितना 6.932 हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। 36,000 को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर, देखो 1 2 3 4, 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3.6 को हम लोग कट करेंगे, 6.932 को 3.6 से हम लोग कट कर देंगे, तो 1.925 आ जाएगा, कितना 1.925। तो हमारा फाइनली k की वैल्यू भी आ जाएगी, k बराबर आ जाएगा 1.925 गुणे 10 के पावर 4 है नीचे, ऊपर जाएगा 10 के पावर -4, और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, कितना सेकंड इनवर्स। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं है, हमें टी हाफ दिया गया था, के निकालना था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। ये देखो भैया गुणा भाग कर दिया, के बराबर 1.925 गुणे 10 की पावर -4, सेकंड इनवर्स आंसर आ गया, बस हटाओ, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बाकी मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, पहली बार कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा देखो घा वाला है, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। यही क्वेश्चन कर लो, फिर 4 गुणे 2 यानी कि 8 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 16 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न फाइनल हो जाएगा। तो क्या होगा जब भैया मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा, बहुत आसान है। मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। जैसे देखो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, ये क्रिया कर रहा है किससे, एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl से ये रिएक्शन कर रहा है, बनेगा क्या, गिब्स आउट लगा दो मेरे भाई, बहुत आसान है, CH3COO, मतलब CH3 हमने ले लिया, C यहां से ले लिया, यहीं से C ले लो, नहीं ये वाला C ले लो, COO, ठीक है, COO CH3 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका साथ में H बचा, वहां पे Cl बचा, तो HCl बच जाएगा। मतलब सिंपल है, हमने ले लिया है यहां पे ये मेथिल अल्कोहल है, इसकी अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराया, तो हमारा देखो ये बन गया मेथिल एसीटेट, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, ठीक है, मेथिल एसीटेट, ये हमारा बन गया भैया। यही तो रिएक्शन आपका है कि मैंने मेथिल अल्कोहल ले लिया, नामकरण कर दो भैया, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, लिख दो थोड़ा सा, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया हमने एसिटिल क्लोराइड से, किससे, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड से मैंने रिएक्शन करा दिया, तो हमारा बना है मेथिल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस हो गया। मैं हटाता हूं इसको, आगे बढ़ते हैं, समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं किसी किसी का आंसर दूंगा भाई, सबका नहीं दूंगा, बाकी फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, फिर भी मैं आंसर दूंगा। देखो एक आध क्वेश्चन का देखो, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए भाई। न्यूक्लिक अम्ल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता होगा DNA RNA ये सब न्यूक्लिक अम्ल ही तो हैं, तो यही आपको पढ़ना है। फिर सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगति का ये न्यूमेरिकल है, आपको मैंने बताया केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, फर्स्ट चैप्टर विलयन, सेकंड विद्युत रसायन, थर्ड रासायनिक बलगति, इन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं भाई। तीनों चैप्टर के फॉर्मूले घोलकर पी लो, बाकी यूट्यूब पे सर्च करो केमिकल काइनेटिक चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल मैंने बताया है। सॉल्यूशन चैप्टर का सर्च करना है तो सर्च करो सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, एक ही वीडियो में सारा न्यूमेरिकल, जाकर देखो तो कम से कम चलोगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 3-3 नंबर वाला। स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। 3, 4, 5 दोनों नंबर में ये पूछे जाते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। घा वाला देखो, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे भाई, मेथिल अल्कोहल CH3OH, इससे आप लोग एथिल अल्कोहल C2H5OH कैसे प्राप्त करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 4 क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर के, 12 नंबर कंप्लीट।
अभी मैं एक क्वेश्चन का और आंसर दूंगा, टेंशन मत लेना। 5वें का अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, ये 4 नंबर में आता ही आता है और मैंने केमिस्ट्री के अलग अलग वीडियोस में ये क्वेश्चंस बता रखे हैं। यूट्यूब पे जाना, हमारे चैनल शुभम लेक्चरर पे प्लेलिस्ट में जाना, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बीबीटी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब 4 क्वेश्चन 4 नंबर के, 16 नंबर का ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और इसको मैं बता देता हूं। देखो ल्यूकास परीक्षण ये प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने की ये बहुत ही सरल विधि है। ये भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल जलन Cl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। मतलब आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में अंतर कैसे करोगे, उसी को अंतर करने की ये विधि है ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, मतलब हम अल्कोहल लेंगे और उसका ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि सांद्र HCl प्लस निर्जल जलन Cl2 के साथ अपक्रिया कराएंगे। होगा क्या, जब किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब धुंधलापन कितनी जल्दी उत्पन्न होगा, उसी के टाइमिंग से हम पता लगाएंगे प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। हम लेते हैं भैया एल्कोहल, ROH को ले लेंगे, मतलब एल्कोहल को ले लेंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे एल्किल हैलाइड से। ठीक है, मतलब इसका रिएक्शन करा देंगे किससे, ल्यूकास अभिकर्मक से। सांद्र HCl ले लेंगे, सांद्र HCl, और गिब्स आउट ऊपर ZnCl2 ले लेंगे। क्या, ZnCl2, इसी को तो बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। तो हमारा बन जाएगा, देखो R जो है, R जुड़ जाएगा Cl से, तो RCl बन जाएगा एल्किल क्लोराइड। देखो ये R इस Cl से जुड़ गया, HHO मिलकर बना देंगे H2O, तो यही बन गया। ठीक है, इसका नाम है बच्चों एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो जब हम किसी अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है और जल। तो एल्किल क्लोराइड जब बनता है ना तो धुंधलापन उत्पन्न होता है, लेकिन कितनी जल्दी उत्पन्न होगा उस पर यह डिपेंड करेगा। देखो कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक। कमरे के ताप पर टर्सरी अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर वो टर्सरी अल्कोहल होगा यानी कि तृतीयक अल्कोहल, तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा। इसका ट्रिक है, कैसे याद रखोगे, ता से तुरंत, ता से तृतीयक, मतलब तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा तो तृतीयक अल्कोहल। कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, और अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, द्वितीयक अल्कोहल, तो ये 10 मिनट बाद यानी कि 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा। कैसे याद रखोगे, दा से द्वितीयक और दा से 10 मिनट बाद। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट बाद अगर धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है तो द्वितीयक अल्कोहल। तृतीयक देखो प्राथमिक, कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः विलयन पारदर्शक होता है। बस हो गया, 4 नंबर के भी 4 क्वेश्चन थे, 16 नंबर कंप्लीट। आप चलेंगे भैया लॉन्ग क्वेश्चन पे, 5 नंबर वाले लास्ट क्वेश्चन देखो। 6 का निम्नलिखित को समझाइए। पहला, अल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलयता घटती है। दूसरा, पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों। तीनों बता दो, 5 नंबर ले जाओ। अथवा लगाए डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इनकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण दीजिए। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसी को बोलते हैं डाई एथिल ईथर। प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे वो आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मानता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों में से एक करना है, बाकी प्रयोगशाला विधियां आप पढ़ लेना, काम खत्म है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, केमिस्ट्री में क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये वाले रिएक्शन भी आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। यूट्यूब पे सर्च करना क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चर। देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे, 5 नंबर देखो।
फर्स्ट, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसियन से होती है। फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग मिलेन के साथ अपक्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपकृत कराया जाता है। और पांचवा, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। तो क्या बनेगा, केवल केमिकल रिएक्शन देना है, डिस्क्राइब नहीं करना। अथवा लगाए नहीं पता तो कैसे प्राप्त करोगे वाला कर दो। रासायनिक समीकरण देना, इसमें भी 5 नंबर। जैसे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एसिटिक एसिड, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, फिनॉल से टॉलुएन, फिनॉल से एनिलीन, ये सब मैं बता चुका हूं भाई। 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 20 नंबर के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे 8, लेकिन करना चाह रही है। देखो, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। अथवा लगा है। एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इनकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। जैसे पहला, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH, दूसरा नाइट्रस अम्ल, एथिलेमिन C2H5NH2, ये एथिलेमीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। बाकी मैंने आपको पहले भी लॉन्ग क्वेश्चंस बता रखे, यूट्यूब पे सर्च करोगे आ जाएगा। खा ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। अथवा लगा है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। दोनों में से कोई एक कर दो, 5 नंबर फिक्स है। और फाइनली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मतलब आज के इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 16 नंबर का लघु उत्तरीय और 12 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 16 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब टोटल मिलाकर आप जोड़ेंगे तो 16, 16, 32, 6, 38, 12, 50 और 20, 70 नंबर कंप्लीट। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों मिला लो तो 28 नंबर के आते भाई, सबसे ज्यादा नंबर के। फिर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले पढ़ना अच्छे से, और फिर आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना। मतलब इसमें जो है ना, बायो की तरह नहीं है कि 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाए। इसमें सारे क्वेश्चंस का प्रतिभाग है, तो सबको पढ़ो, आगे बढ़ो। बाकी सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।